not my family. Okay, I don't want to be your family. I hate you fucking people. I hate you. Divorce, bankrupt, suicide. You fucking losers. You losers. No, please just leave me alone. अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक्टर इरफान खान ने रीना मारिया रिल्के की मशहूर पोएम गो टू द लिमिट्स ऑफ योर लॉन्गिंग की कुछ लाइंस पोस्ट की थी। इस पोएम की सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली वर्स है लेट एवरीथिंग हैपन टू यू ब्यूटी एंड टेरर जस्ट कीप गोइंग नो फीलिंग इज फाइनल। यानी खुद के साथ सब कुछ होने दो, खूबसूरत और डरावनी दोनों ही चीजें, बस चलते रहो क्योंकि कोई भी भावना अंतिम नहीं है। ये पोएम एक क्रूशियल फिलॉसफी एग्जिस्टेंशलिज्म पर बात करती है और बताती है कि हमारे जीवन में कोई फाइनलिटी नहीं होती, ना यहाँ कोई निर्णायक जीत होती है और ना ही कोई निर्णायक हार। जीवन एक परिवर्तनशील यात्रा यानी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जिसमें मिलने वाले अनुभव और उनसे उभरी भावनाएं, फिर वे चाहे कितनी ही अच्छी हो या कितनी ही ट्रॉमेटिक, सभी ट्रांजिएंट यानी अस्थायी हैं, जिनसे ना हमें बचना है ना जूझना है, हमें बस चलते रहना है। और इस यात्रा में समय के साथ हम हर चीज से उबरते चले जाते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी फिलॉसफी पर बेस्ड मूवी लिटिल मिस सनशाइन पर। यहाँ मैं अपने पर्सपेक्टिव से इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस एनालिसिस से शायद आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल पाए एग्जिस्टेंशलिज्म को समझने और अपने जीवन के अंदर अपनाने में। It seems something is missing. Something that should have been is not there. But why call it empty? Why in the first expect that something should be there waiting for you? Who are you? ये कहानी एक डिसफंक्शनल फैमिली की है जिसके कुछ सदस्य मूवी की शुरुआत से ही अपनी जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट पर हैं, क्योंकि उनके जो सपने थे वो किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए और अब वो अपनी नाकामी के ग्रीफ से जूझ रहे हैं। वहीं बाकी के सदस्य भी जल्दी अपने लोएस्ट पॉइंट को फेस करने वाले हैं, यानी उनके सपने भी बहुत जल्द टूटने वाले हैं। लेकिन इन्हीं एडवर्सिटीज के बीच एक कमाल की चीज होती है, किसी कारण से ये सारे लोग एक जर्नी का हिस्सा बनते हैं। इस जर्नी में मिले एक्सपीरियंसेस और एक दूसरे के साथ से ये सब अपनी ग्रीफ को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी सफरिंग से खुद को लिबरेट करते हैं। सबसे कमाल की बात इस कहानी की ये है कि यहाँ अंत में कुछ भी मैजिकली ठीक नहीं होता, बल्कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही स्वीकारा जाता है और उसके बाद हर एक कैरेक्टर को समझ आता है कि रॉक बॉटम कोई डिप्रेसिंग चीज नहीं है बल्कि लिबरेटिंग है। आइए इस फैमिली के हर एक मेंबर को ब्रीफली जानते हैं। यहाँ सबसे छोटी सदस्य है ऑलिव, जो कि एक 7 साल की इनोसेंट बच्ची है जो हाल ही में लिटिल मिस सनशाइन नाम के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुई है। ऑलिव का सपना है इस ब्यूटी पैजेंट को जीतने का। दूसरा सदस्य है ऑलिव का पिता रिचर्ड, जो कि एक सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है जिसने 9 स्टेप्स का एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम डिजाइन किया है। रिचर्ड का मानना है इस प्रोग्राम को फॉलो करने से कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन सकता है और रिचर्ड का सपना है अपने इसी प्रोग्राम पर बुक पब्लिश करने का। तीसरी सदस्य है ऑलिव की माँ शेरिल, जो कि इस फैमिली की बाइंडिंग फोर्स है। शेरिल सबका ख्याल रखना चाहती है और उसका सपना है अपने परिवार को एक साथ बनाए रखने का। चौथा सदस्य है ऑलिव का भाई ड्वेन, जो कि एक रिबेलियस टीनेजर है। फ्रेडरिक नीचा की फिलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड है। वो अपने परिवार को खासा नापसंद करता है। ड्वेन पिछले काफी समय से मौन व्रत पर है, वो बस लिख कर लोगों से कम्युनिकेट करता है। ड्वेन का सपना है मिलिट्री पायलट बनने का, जिसके क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए वो एक एक दिन गिनकर इंतजार कर रहा है और उसकी तैयारी में लगा है। पांचवा सदस्य है ऑलिव का मामा फ्रैंक। वो एक प्रोक्लेम्ड मार्सेल प्रूस्ट स्कॉलर और कॉलेज प्रोफेसर था, लेकिन अपने प्रोफेशनल राइवल के हाथों वो अपने लव इंटरेस्ट और प्रेस्टिजियस मैकार्थर फेलोशिप दोनों को गवा देता है। फ्रैंक अपने इस प्रोफेशनल और इमोशनल ह्यूमिलिएशन के बाद सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिसमें वो किसी तरह बच जाता है। और छठा और आखिरी मेंबर है ऑलिव का दादा एडविन। एडविन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। वो एक फाउल माउथ ग्रैंड पेरेंट है। उसके जीवन में अब कोई सपना नहीं है। वो मॉडेस्ट है, लेकिन एडविन को ड्रग एडिक्शन है।
आइए अब कहानी को समझते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ऑलिव की कैप्टिवेटिंग आईज के एक्सट्रीम क्लोजअप के साथ, जो कि मिस अमेरिका को टीवी पर अनाउंस होते हुए देख रही है और उसकी इमोशंस को मिमिक कर रही है। ऑलिव इस फैमिली की अकेली ऐसी मेंबर है जो शुरुआत से ही एग्जिस्टेंशलिस्ट है। उस पर अभी तक सोसाइटल नॉर्म्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो होल हार्टेडली अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और अपने इस परस्यूट में उसे हार और जीत की चिंता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऑलिव पर उसके पिता की टॉक्सिसिटी का असर पड़ने लगा है। जब ऑलिव को पता चलता है कि वो लिटिल मिस सनशाइन पेजेंट के फाइनल्स में क्वालिफाई कर चुकी है, तो वो अपने पिता से उसको कंपटीशन में ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। तो रिचर्ड उसे सिर्फ जीतने की शर्त पर ले जाने के लिए तैयार होता है और यहाँ से ऑलिव की पार्टिसिपेशन की एक्साइटमेंट जीतने के पीयर प्रेशर में बदलने लगती है और आगे चलकर उसे खुद को लेकर सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और इनएडिक्वेसी फील होने लगती है। ऑलिव को लिटिल मिस सनशाइन कंपटीशन ले जाने की जर्नी ही इस कहानी को आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि रिचर्ड अपनी जिंदगी में सक्सेस को कितना ज्यादा ओवर आइडियलाइज करता है। वो हर चीज को हार और जीत के तराजू में देखता है। साइकोलॉजी में इसे मैलअडैप्टिव परफेक्शनिज्म कहा जाता है। ऐसे इंसान ब्लाइंडली सक्सेस का पीछा करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये नजरिया काफी सही लग सकता है, लेकिन ऐसे इंसान एक चीज समझने में बहुत बड़ी भूल करते हैं कि लाइफ में परपेचुअल विनिंग यानी निरंतर जीतते रहना पॉसिबल नहीं है। और जब इन टॉक्सिक ऑब्सेस्ड लोगों की जिंदगी में सेटबैक आता है तो ऐसे लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फेलियर को लेके ना टॉलरेंस होता है और ना ही एक्सेप्टेंस। यानी ना ये लोग फेलियर के लिए तैयार होते हैं और ना ही उसे स्वीकार कर पाते हैं। इसके चलते वो फेलियर से मिलने वाली लर्निंग और मॉडेस्टी दोनों से अछूते रह जाते हैं और इस तरह ये लोग अपनी ही टॉक्सिसिटी के शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना लेते हैं। और यही चीज उन्हें एंग्शियस और कड़वा इंसान बना देती है, क्योंकि जब वो खुद अपनी कमियों को रजिस्टर नहीं कर पाते तो वे दूसरों की कमियों से भी रिलेट नहीं कर पाते और समय के साथ ये चीज कारण बनती है उनके जीवन की खुशी, शांति और संबंधों के खराब होने का। और यही सब होते हुए दिखाया जाता है रिचर्ड के साथ। ऑलिव जब फ्रैंक के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में जानना चाहती है तो रिचर्ड फ्रैंक को दिमागी रूप से बीमार और एक लूजर घोषित कर देता है। Why did you want to kill yourself? No, don't answer the question, Frank. Richard. Don't answer it. Richard. He's not going to answer the question, Frank. I wanted to kill Don't listen myself to him. because I was He's sick. very He's a sick unhappy. man. He's a sick in his head man. Richard. But I'm sorry. I don't think it's an appropriate conversation for a 7-year-old. Well, she's going to find out anyway. Oh, okay. अपनी जर्नी के दौरान फैमिली जब एक डाइनर में रुकती है तो ऑलिव वहाँ पर अलामूड आइसक्रीम ऑर्डर करना चाहती है, लेकिन रिचर्ड उसे आइसक्रीम खाने से डिस्करेज करता है। Well, ice cream is made from cream, which comes from cow's milk, and cream has a lot of fat in it. Richard. What? She's gonna find out anyway, remember? What? Find out what? Well, when you eat ice cream, the fat in the ice cream becomes fat in your body. Richard, I swear. रिचर्ड का कहना है कि आइसक्रीम में फैट होता है और ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए ऑलिव को इसे अवॉइड करना चाहिए। अब एक तरह से देखा जाए तो ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। साल 1934 में अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने इस समस्या को लेबलिंग थ्योरी का नाम दिया, जिसमें कहा गया है कि हमारे अनुसार दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसी आधार पर सबकॉन्शियसली हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं। अब अगर बच्चों की छोटी से छोटी चीजों को कंडेम या स्क्रूटनाइज किया जाए, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करती है उनके लिए। उनमें समय के साथ गहरी इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगती है अपनी चॉइसेस, अपने अप्रोच और मेथड्स को लेकर, और वे आगे चलकर एक सेल्फ डाउट से भरे पेडेंट के रूप में इवॉल्व होते हैं। लेकिन फ्रैंक दूसरी ओर फ्रेंच वर्ड अलामूड का मतलब ऑलिव को समझाता है। A la mode, in French, translates literally as in the fashion. A la mode. Mode is derived from Latin modus, meaning due or proper measure. Frank, shut up. और एडविन और ड्वेन के साथ मिलकर प्लेफुली ऑलिव की आइसक्रीम शेयर करता है। इस तरह ऑलिव की हेजिटेशन खत्म होती है और वो बिना किसी गिल्ट के अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर पाती है। इस फिनोमिनन को प्रोफेसर एडवर्ड डेसी और प्रोफेसर रिचर्ड रायन द्वारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से समझाया गया है, जिसके मुताबिक जब लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं और अपनी मर्जी से अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो उनमें एक सेल्फ एफिकेसी का एहसास होता है। इससे वो अपने फैसलों के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी चीजों के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और अपने एक्शंस का सही से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, जो उनकी ओवरऑल वेलबींग और खुशी में मददगार साबित
होता है। रिचर्ड इस पूरी जर्नी के दौरान डेस्परेटली अपनी बुक के पब्लिशर से फॉलो करता रहता है, जहाँ से पहले उसे बुक पब्लिश करने का प्रॉमिस मिल चुका था, लेकिन अब सामने से कोई भी जवाब मिलना बंद हो रहा होता है। जब रिचर्ड को फाइनली पता चलता है कि उसकी बुक पब्लिश नहीं होने वाली है, तो रिचर्ड के साथ डायकॉटमी ये होती है कि वो अब अपने ही रूल्स के हिसाब से खुद एक लूजर बन चुका है और हम उसके फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो रिचर्ड की इंट्रोडक्शन मोन्टाज में दिखता है कि मुश्किल से 9 लोग ही मौजूद थे रिचर्ड के सेमिनार में। हो सकता है रिचर्ड का 9 स्टेप सक्सेस प्रोग्राम उतना अच्छा ना हो जितना उसे लगता है, या हो सकता है कोई और कारण हो। असल में हमारे एफर्ट से डिजायर्ड आउटकम मिल पाने के बीच में इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें ना हम सही से जान सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स करना होता है। सनातन फिलॉसफी में इसे कर्म फल सिद्धांत कहा गया है, जो कहता है कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फला हेतु भूर्मा ते संगो सत्व अकर्मणि, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल यानी उसका आउटकम हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्म के फल की चिंता किए बिना बस अपना कर्म करना चाहिए और अकर्मण्य यानी आइडल भी नहीं रहना चाहिए। इसी चीज को स्टोइक फिलोसोफर एपिस्टेटस ने भी बताया है कि हमारे एफर्ट्स का गोल सक्सेस नहीं होना चाहिए। सक्सेस हमारे एफर्ट्स की ऑकरेंस तो हो सकती है, लेकिन गोल तो सिर्फ अटेम्प्ट और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वहीं रिचर्ड अंत में जब इस सक्सेस को लेकर टॉक्सिक वेस्ट को रोककर अपने सेटबैक को एक्सेप्ट करता है, तो चीजों में कमाल का शिफ्ट आता है और इसका रेजिलियंस और अनडाइंग स्पिरिट उसके परिवार के लिए मददगार साबित होने लगती है। ये सबसे पहले दिखाई देता है जब जर्नी के बीच में रिचर्ड के पिता की मौत हो जाती है। तब उनकी ट्रिप ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाली होती है, लेकिन रिचर्ड का जुझारूपन उन्हें इसके बावजूद जर्नी कंटिन्यू करने में मदद करता है। और जब वो लोग अंत में कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाते हैं, तब भी रिचर्ड अपनी अनडाइंग स्पिरिट से ऑलिव का पार्टिसिपेशन मेक श्योर करता है। आदमी अपनी एस्पिरेशंस का खुद का विक्टिम होता है। आपका अगर वहीं तक सीमित है, मुझे एक फिल्म बनानी है और फिल्म बन गई तो खुश हो जाओ, लेकिन अब फिर आप होता है कि ये फिल्म हिट भी हो, फिर सारे रिव्यूज भी अच्छे आए, सबको अच्छी भी लगे, मुझे अवार्ड भी मिल जाए, मुझे बॉक्स ऑफिस भी मिल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, हर चीज तो आप चिपका देते हो उसके साथ। तो आप एक से शुरू हुए थे ना, एक पे रहो ना। फ्रैंक एक प्राइम एग्जाम्पल है कैसे सब कुछ सही होते हुए भी कभी कभी हमारे जीवन में चीजें इस हद तक खराब हो सकती हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता। एक रीनोड प्रूस्ट स्कॉलर को कैसे अचानक से प्रोफेशनल और इमोशनल ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, जिसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है और बच जाने के बाद भी वो बस अपने ग्रीफ में डूबा होता है। लेकिन इस जर्नी के दौरान फ्रैंक को समझ आता है कि ये सब सिर्फ एक टेम्पररी फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं था, और वो अपने सेटबैक को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद फ्रैंक अपनी स्टेबलाइजिंग पर्सनालिटी में वापस आता है और हमें पता लगता है कि फ्रैंक असल में एक इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल और रैशनल इंसान है। फ्रैंक के एग्जाम्पल से हमें ये भी समझ आता है कि ग्रीफ आपको पूरी तरह से खा जाएगा अगर आप उससे भागोगे या उसे अपने अंदर दबा के रखोगे। चीजें जैसी भी हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। इस मूवी में ड्वेन को साइलेंट इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो फ्रेडरिक नीचा की उबरमेंश आइडिया को फॉलो करता है, जिसमें इच्छा की दृढ़ता यानी डिजायर की परसिवरेंस को साइलेंस से जोड़ा जाता है। जब ड्वेन को पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड है और वो मिलिट्री पायलट नहीं बन सकता, तो हम ड्वेन के नर्वस ब्रेकडाउन को देखते हैं। वो अपने सेटबैक की फ्रस्ट्रेशन में इसका ठीकरा अपने परिवार की कमियों पर फोड़ता है। अगर आप मध्य वर्ग परिवार से आते हैं तो आपने भी कभी न कभी अपनी यंग एज में ऐसा जरूर किया होगा। लेकिन इसके बाद ड्वेन की भी एक्सेप्टेंस जर्नी शुरू होती है। ड्वेन को इसमें फ्रैंक से मदद मिलती है, जो उसे सफरिंग की एसेंशियलिटी को समझाता है। ड्वेन फ्रैंक से कहता है कि अगर वो अपनी 18 साल तक की उम्र को किसी तरह स्किप कर पाए तो वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाएगा। तो फ्रैंक उसे समझाते हुए फ्रेंच राइटर मार्सेल प्रूस्ट के बारे में बताता है कि ऐसे इस महान राइटर ने जब अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसके जीवन के सबसे अच्छे दिन सफरिंग के थे, क्योंकि सफरिंग के ही कारण उसने अपने जीवन में कुछ सीखा और अचीव किया, और जो उसके जीवन में खुशियों के पल थे उनसे उसे कुछ सीखने को नहीं मिला। You know Marcel Proust? He's the guy eats. Yeah, French writer. Total loser. Never had a real job. Unrequited love affairs. Gay. Spent 20 years writing a book almost no one reads. But he's also probably the greatest writer since Shakespeare. Anyway, he gets down to the end of his life.
And he looks back and decides that all those years he suffered, those were the best years of his life because they made him who he was. All the years he was happy, total waste. Didn't learn a thing. So, if you sleep until you're 18, think of the suffering you're gonna miss. I mean, high school, those are your prime suffering years. You don't get better suffering than that. उसके बाद ड्वेन अपनी प्रेजेंट सफरिंग को एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो कभी एयरफोर्स पायलट नहीं बन पाएगा, पर रेजोल्यूशन लेता है कि वो तब भी अपने फ्लाइंग के पैशन को किसी और तरह से परस्यू करेगा। और यहाँ आता है फ्रेडरिक नीचा का अमोर फैटी कॉन्सेप्ट, जो अपने भाग्य और नियति को स्वीकारने और प्रेम करने के लिए कहता है, You know what? Fuck beauty contests. Life is one fucking beauty contest after another. School, then college, then work. Fuck that. And fuck the Air Force Academy. If I want to fly, I'll find a way to fly. And you do what you love, and fuck the rest. Glad you're talking again, Dwayne. You're not nearly as stupid as you look. अब बात करते हैं एडविन की, जो कि इस फैमिली का अकेला ऐसा मेंबर था जिसे एक्सेप्टेंस को समझने की लर्निंग कर्व से नहीं गुजरना पड़ा। एडविन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर था और अपने लंबे जीवन से मिले एक्सपीरियंसेस और विजडम से एडविन को पता था कि इट्स ओके टू लूज, इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फॉल शॉर्ट। उसे पता था कि इस जीवन यात्रा में अपने एफर्ट्स की आउटकम की एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव और सेल्फ एम्ब्रेस कितना जरूरी है। वो अपने विटी अंदाज से यही चीजें अपनी फैमिली मेंबर्स को भी समझाता है। ये हम देखते हैं जब वो ऑलिव की खुद को लेकर हुए सेल्फ डाउट को खत्म करने में मदद करता है। Yeah. Am I pretty? Olive, you are the most beautiful girl in the whole world. You're just saying that. No, I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality. It's because you're beautiful, inside and out. Grandpa, What? I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? Because Dad hates losers. Whoa. Back up a minute. You know what a loser is? A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now you're trying, right? एंड में आते हैं कंपटीशन की परफॉर्मेंस पर, जब ऑलिव स्टेज पर आती है और एक स्ट्रिप डांसर की तरह परफॉर्म करने लगती है। और तब हम देखते हैं ऑडियंस और जजेस के डबल स्टैंडर्ड्स को। इन लोगों ने खुद ब्यूटी पैजेंट के नाम पर बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन को नॉर्मलाइज कर रखा था, और जब उसी चीज को अनअबैशेडली ऑलिव उनके सामने रखती है तो वे ऑफेंड हो जाते हैं। इसके बाद इन लोगों के द्वारा रिचर्ड को बोला जाता है ऑलिव को स्टेज से नीचे उतारने के लिए, पर रिचर्ड ऐसा करने की जगह ऑलिव के साथ स्टेज पर डांस करने लगता है और उसे देखकर बाकी के फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ स्टेज पर आकर डांस करने लगते हैं, क्योंकि अब तक वो समझ चुके थे कि सोसाइटी का डिमेनर कितना फिकल और सेंसलेस है। वो हमें लगातार मेटाफोरिकली ऐसे ही सेंसलेस हिपोक्रिटिकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कम्पीट कराती है, जहां हमारे अंदर इस विनर्स और लूजर्स की टॉक्सिक माइंडसेट को नॉर्मलाइज किया जाता है, और धीरे धीरे ये सोच हमारे जीवन में घुल जाती है और हम पूरी जिंदगी इसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे रह जाते हैं। इसी झूठी दौड़ और इसके साथ आने वाले ग्रीड से ऑलिव को बचाने के लिए उसका परिवार स्टेज पर आता है और उसके साथ डांस करता है, और यहाँ इस मूवी का एंड होता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस मूवी में मैजिकली कुछ भी ठीक नहीं होता, बस चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही स्वीकारा जाता है। One of the things that was an impetus for me to write the script was I remember reading this interview with Arnold Schwarzenegger. It's actually quoted in the book where he said he was talking to a group of high school students. He said, "If there's one thing in this world I hate, it's losers. I despise them." And I thought there's something just so wrong with that attitude. Like there's something so demeaning and insulting about referring to any other person as a loser.
loser, I wanted to attack that idea that in life you're either going up or you're going down. You know, it's all about status and impressing other people. And so to a degree, Child Beauty Pageant is the epitome of like the ultimate stupid, meaningless competition. देखिए, हार्डशिप्स और सेटबैक्स लगातार हमारे जीवन में बने रहेंगे। ये अनअवॉइडेबल हैं, हमें इनसे गुजरना ही होगा। पूरी मूवी में मेटाफोरिकली हमें ये दिखाया गया है। फैमिली की जर्नी शुरू होते ही उनकी वैन का क्लच खराब हो जाता है और फिर पूरी ट्रिप के दौरान इन सबको वैन को धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ता है। जर्नी के बीच में ही रिचर्ड के पिता की मृत्यु हो जाती है और आगे चलकर रिचर्ड को पता चलता है कि उसकी बुक पब्लिश नहीं होने वाली है और ड्वेन का भी फाइटर पायलट बनने का सपना टूट जाता है। और जब ऐसा लगता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है, तो अचानक से इनकी वैन का हॉर्न खराब हो जाता है और बाकी की पूरी ट्रिप में ये हॉर्न इरिटेटिंगली बजता रहता है। ग्रीफ और हार्डशिप से भागिए मत, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस बहुत पेनफुल बन जाएगा आपके लिए। बल्कि हार्डशिप्स और समस्याओं को अपने ऊपर गहरी छाप छोड़ने दीजिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करिए। फ्रेडरिक नीचा सफरिंग की इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि जो भी इंसान मेरे लिए कुछ मायने रखते हैं, मैं उनके लिए दुख, अकेलापन, बीमारी, बुरा बर्ताव, बेइज्जती की दुआ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे गहरे आत्म तिरस्कार, आत्म संदेह की तकलीफ से गुजरे और वे हारे हुए इंसान की दुर्दशा से अनजान ना रहे। मुझे उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि आज जब वे इसे बर्दाश्त कर सकेंगे तभी वे आगे अपनी काबिलियत को साबित कर सकेंगे। To those human beings who are any concern to me, I wish suffering, desolation, sickness, ill treatment, indignities. I wish that they should not remain unfamiliar with profound self-contempt, the torture of self-mistrust, the wretchedness of the vanquished. I have no pity for them because I wish them the only thing that can prove today whether one is worth anything or not. आने वाले समय में डिप्रेशन का पेंडेमिक आने वाला है, तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। आप जो मर्जी कर लीजिए, हमारे जीवन में जितना ट्रबल आज है, कल उससे भी ज्यादा होगा। आप इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते। बस याद रखिए, हमें ना सेटबैक से भागना है, ना उनसे जूझना है। हमें इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में बस चलते रहना है। इस प्रक्रिया में जो हमारी मदद कर सकता है वो है जीत की अपेक्षा के बिना अपने अंदर फेलियर को लेके टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस डेवलप करना। इसीलिए अपने जीवन में एम्बिशियस बनिए, क्रिएटिव बनिए, क्यूरियस बनिए, पर विनर मत बनिए, क्योंकि विनिंग परपेचुअल नहीं है। हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। YouTube के रैबिट होल में वापस जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ही जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और सबसे जरूरी अपने सजेशंस और इनसाइट्स या जो भी आप कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।